ये लगभग अंतिम सूची है क्योंकि लगातार नाम तो सामने आ ही रहे थे, लेकिन अब ये वही सारे 28 नाम हैं जिनको आज शपथ लेनी है। आप ये मान के चलिए कि इसमें से अगर नाम हटता है तो वो शायद ही कोई एक आध ऐसा शख्स होगा जिसका नाम इस सूची से कटेगा। ये संभवतः पूरी की पूरी वही सूची है जिनको आज शपथ लेनी है। इसमें सभी नाम आ गए हैं और गौर करने वाली बात यह है कि सिंधिया समर्थक जो नेता हैं जिनको लेकर के अटकलें लग रही थी कि उन्हें जगह मिलेगी, उन सभी नेताओं को जगह मिल गई है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को छोड़ करके सिंधिया समर्थक सभी मंत्री जो नेता हैं वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और जो कैबिनेट फॉर्मेशन हमने पहले आपको आज सुबह जब बताया था कि 18 उसमें से कैबिनेट मंत्री होंगे, 6 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होंगे, 4 राज्य मंत्री होंगे, उसी क्रम में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाला है। 28 नामों की कुर्सियां जो है वो राजभवन में तैयार हैं, उन सभी की गाड़ियां राजभवन के भीतर पहुंच गई हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो मंत्रिमंडल का पूरा गठन होता है उसमें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 35 मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। 3 उसमें से पहले ही जा चुके हैं, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। बचे हुए 33 लोगों में से अगर आप देखें तो 32 लोगों में से 28 आज शपथ ले लेंगे, 4 पद अभी भी खाली रहेंगे। यानी आगे भी कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं हो सकती हैं, बन सकती हैं। सरकार के ऊपर निर्भर करेगा क्योंकि बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनी है। और ये जो कैबिनेट फॉर्मेशन किया जा रहा है इसमें अगर आप देखें तो अनुभवी चेहरों के साथ साथ जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा नाम है, प्रहलाद पटेल जैसा बड़ा नाम है, गोविंद सिंह राजपूत हैं, और राकेश सिंह जैसा बड़ा नाम है जो लंबे समय तक सांसद रहे हैं और चीफ विप रह चुके हैं लोकसभा में, वो अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे। तो ये बड़े बड़े नाम के साथ, कद्दावर नामों के साथ अगर आप देखें तो नए नाम भी है जिसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, कृष्णा गौर हैं, पहली बार की मंत्री बनेंगी, प्रतिमा बागरी का नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अनुभव और एक नया काम जो है, ये जो युवा चेहरे हैं उन सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश मध्य प्रदेश में इस बार होती हुई दिख रही है। रविश, 7 सामान्य श्रेणी से लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है। अधिकांश हम देख पा रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा गया है 2024 के मद्देनजर, क्योंकि चुनाव बहुत अभी करीब है। तो ये सब कुछ उसी सिलसिले के तरीके से हो रहा है। जी बिल्कुल, और क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही पूरा मंत्रिमंडल का गठन होना था और इस बात की संभावनाएं भी थी। मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में जो बने हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके मुताबिक ओबीसी की करीब 50% आबादी है, जो कि एक बड़ी आबादी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2003 के बाद से ही अगर हम देखें तो लगातार ओबीसी मुख्यमंत्री बनाती आई है। भले ही वो उमा भारती रही हो, बाबूलाल गौर रहे हो, बाद में शिवराज सिंह चौहान बने हो और अब मोहन यादव बने हैं। तो ओबीसी चेहरों को लगातार प्रमोट करती रही है भाजपा। एक बार मुख्यमंत्री फिर से ओबीसी बनाएंगे, लेकिन ये जो 12 ओबीसी मंत्री बनेंगे उसके जरिए एक बार फिर मध्य प्रदेश की एक बड़ी ओबीसी आबादी को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, वो भी ऐसे समय में जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से भी आपकी बातचीत हुई होगी, लोकल स्तर पर भी क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, पहले तो आपको बताया आशुतोष की बहुत ही गुप्त रखा गया था पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का जो खाका है। सुबह से हम लगातार कोशिश कर रहे थे जानने की और उन लोगों को हम फोन लगा रहे थे जिनके नाम संभावित थे, लेकिन खुल करके इक्का दुक्का लोगों ने ही हमसे बात की जो बता रहे थे कि हाँ हमें फोन आ गया है, हम भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं नाम उनके नहीं लूंगा, लेकिन बड़े नाम हैं जो इस बार सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। उनसे हमने सुबह बात की थी तो उनकी तरफ से हमें पुष्टि कर दी गई थी कि हाँ हमें फोन आ चुका है, हम निकल चुके हैं भोपाल के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग चुप्पी साधे हुए थे, बावजूद इसके कि उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई थी, उन्हें फोन भी जा चुके थे। लेकिन वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है और इस बात का डर कहीं ना कहीं था कि अगर हमारा नाम चल गया तो आला कमान नाराज ना हो जाए, वो हमारा नाम ना काट दे। तो ऐसे में बेहद शांति एक तरीके से जो है साध रखी थी, चुप्पी साध रखी थी उन तमाम लोगों ने जिनके नाम मंत्रिमंडल में शामिल हैं। हमने कास्ट इक्वेशन की तो बात कर ली, जरा गुड इक्वेशन पर भी दर्शकों को अपडेट कर दीजिए। गुड इक्वेशन को लेकर भी ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से आपने बोला कि उनके समर्थक, उनके खेमे से लोगों को जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान खेमे से क्या इस पर फोकस किया गया है और वहां पर जो अंदरूनी चीजें हैं जो इक्वेशन के मद्देनजर, वो जरा बताइएगा। लेकिन हम लिस्ट दर्शकों को दिखा देते हैं, पूरी सूची हम जो दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से आप सभी देख पाएंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री किसको कौन सी जगह दी गई है देखिए जरा। प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम है इसमें, तुलसी सिलावट है, ऐदल सिंह कसाना है, नारायण सिंह कुशवाहा है, विजय शाह है, राकेश सिंह है, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा,
शर्मा, संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप और राकेश शुक्ला, यानी 7 जो हैं वो सामान्य श्रेणी से जिनको मौका दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाया जाएगा और बाकी के जो आप देख पा रहे हैं उनमें से ओबीसी, एससी, एसटी और रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रवीश, अपनी बात को पूरी करें। जी बिल्कुल, आपने कहा था कि कौन किस खेमे से है, तो देखिए इसमें एक बड़ी बात निकल के सामने आएगी कि सिंधिया खेमे का दबदबा बरकरार है। 28 नामों में से 4 ऐसे नाम हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में आए थे, उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, जिसमें डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को अगर हटा दे तो 4 नाम है, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर और एंदल सिंह कंसाना। ये वो 4 नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। इसके अलावा कई और से नाम थे, हालांकि वो चुनाव भी हार गए, कईयों को टिकट भी इस बार नहीं मिली थी। प्रभुराम चौधरी हालांकि चुनाव जीते थे लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो यानी इतना साफ कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूछ अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बरकरार है, उन्हें अभी भी तवज्जो दी जा रही है, तमाम अटकलों को खारिज करते हुए यहाँ पे बार बार, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि सिंधिया को इस बार शायद तवज्जो नहीं दी जाएगी। उनका नाम मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो पहले मुख्यमंत्री के लिए बार बार लिया जा रहा था, अटकलें लग रही थी लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मंत्रिमंडल में, क्योंकि सभी नए चेहरे आएंगे, एक ये भी बात निकल रही थी कि पुराने सभी मंत्रियों का पत्ता कट हो जाएगा। काफी हद तक हुआ भी है ऐसे, क्योंकि अगर देखें तो शिवराज के करीबी जो हैं उनका नाम इसमें नहीं है, भूपेंद्र सिंह, उनका नाम ना होना वाकई चौंकाता है। शिवराज सरकार के मंत्री थे गोपाल भार्गव, उनका नाम इस सूची में नहीं है, वो भी हर किसी को हैरान कर रहा है क्योंकि 9 बार के वो विधायक हैं। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये पूरी सूची आई है इसमें और कौन, क्योंकि ज्यादातर अगर 17 से ज्यादा तो पहली बार के विधायक हैं। आप सोचिए जो इस बार मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना हैरान करने वाले जो मंत्रिमंडल है इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। ठीक है रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर दर्शकों को तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं बिहार की खबर। बिहार में राजनीतिक लड़ाई काफी तेज रफ्तार पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रही है और बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो रहा है। तो उधर इंडिया गठबंधन में नीतीश की भूमिका को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले कर रही है। नीतीश और तेजस्वी लगातार इन खबरों को अनाप शनाप और पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं। जिन लोगों ने और खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित कर दिया और निर्णय क्या हुआ, करें कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी। ये जनवरी के अंत तक भी सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। न कोई रैली का डेट तय हुआ, न कोई मैनिफेस्टो बनाने के लिए कमेटी बनी। और देखिए नीतीश कुमार की तो घोर उपेक्षा हो रही है और शायद इसीलिए उनको खुश करने के लिए राहुल गांधी ने फ़ोन किया होगा। वो तो बीजेपी छोड़कर गए थे इस उम्मीद में कि उस गठबंधन में जाएंगे तो कुछ मिलेगा, तो नया तो न माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जो कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब लोग काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम तो घोषित किए थे ना जी, 10। नीतीश कुमार का खास अंदाज है, हर सवाल का बहुत हंसकर टाल देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। देखिए अब जरा 2024 की जो लड़ाई है, बिहार में अंगड़ाई चल रही है, उसको लेकर जानकारी पहुंचा दे। जेडीयू के विलय की तैयारी है, ये आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया, इसको लेकर बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है, ये कहना है आरजेडी का, जेडीयू का। अब जरा जल्दी से डाल दीजिए, इंडिया गठबंधन में नीतीश किनारे लगाए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का हमला है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ये कहना है नीतीश कुमार का। अभी आप सुन रहे थे। और अगली अगर खबर बता दे, इससे जुड़ी हुई अपडेट कर दे, तो नीतीश नियंत्रण खो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का हमला है, उन पर अटैक है, सारे वादे पूरे हो रहे हैं, ये कहना नीतीश कुमार का, जो थोड़ी देर पहले आपको सुनवा रहे थे, दिखा रहे थे। देखिए बीजेपी इंडिया गठबंधन में नीतीश की भूमिका को लेकर भी लगातार हमले कर रही है, पहले से सवाल उठा रही है, जबकि नीतीश कह रहे हैं कि उनकी कोई चाहत नहीं है, यानी महत्वाकांक्षा नहीं है। मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं गया कन्वीनर? इंडिया अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी, ये सब बात हो, तुमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में मीटिंग में कह दिए
कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए, भाई साहब ये कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। अब इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर अपना इच्छा नहीं है, कह रहे इच्छा नहीं है मेरी कुछ बनने की। ऐसा है, ऑल इज वेल है तो इतना उठापटक क्यों है? ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिन से चला है। बिहार और देश नरेंद्र मोदी को चाहता है, फिर बनाएंगे प्रधानमंत्री और बड़े बहुमत से बनाएंगे। और नीतीश जी, आपको और आपके मित्रों को एक ही बात कहूंगा, नो वैकेंसीज देयर फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि इच्छा नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन धीरे से पोस्टर्स भी लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक को अभी चंद दिन बीते नहीं है कि डीएमके नेता दयानिधि मारन ने ऐसा बयान दे दिया कि उनके बयान ने इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को बैकफुट पर ला दिया है। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां के लोग सिर्फ हिंदी सीखते हैं और उसके बाद मजदूरी करने के लिए दक्षिण के राज्यों में चले आते हैं। दयानिधि मारन ने कहा कि यूपी बिहार के लोग शौचालयों की सफाई का भी काम करते हैं साउथ में। मारन के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने बिहारी अस्मिता के साथ जोड़ा है और लालू, नीतीश, तेजस्वी को लपेटे में ले लिया है। बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी और जेडीयू इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, इसलिए नीतीश और लालू, तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए। படிச்சுட்டு நல்ல இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க। दयानिधि मारन यह गाली नहीं दे रहे हैं, यह इंडी गठबंधन के नेता गाली सुनवा रहे हैं। बिहार के भी इंडी गठबंधन के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि दयानिधि मारन के खिलाफ आप आवाज लगाओ। भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है और मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छता करने वाले लोग, सड़क बहारने वाले लोग सेवा के काम करते हैं और सेवा करने वाले लोग हमारे हमेशा पूजे जाते हैं, अपमानित नहीं किए जाते हैं। इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना अगर बिहार और यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करती है और जब इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए, तो अखिलेश यादव जी को देना चाहिए और जो ऐसी पार्टियों से अपने रिश्ते रखते हैं और उत्तर भारत में राजनीतिक सफलता की आस भी रखते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। हमारे लिए उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सारा भारत एक है, सारे भारतवासी एक हैं और देश की प्रगति में सबके सहयोग की अपेक्षा रहती है। और इस प्रकार के जहरीले बयानों के लिए अब देश में कोई आसान नहीं है। इस प्रकार के बयानों से किसी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। Mr. Dyanidhi Maran, stop insulting the Bihari boys who serve there. क्या मतलब है इसका? बिहार के लोगों की एक परंपरा है, संस्कार है, सत्कार है। नीतीश कुमार की सरकार के कारण अगर काम करने का अवसर नहीं मिलता तो आपके यहाँ जाते हैं तो काम करते हैं ना, तो उनके श्रम का आप इस तरह से अपमान करेंगे? चले आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। भारतीय कुश्ती संघ में हो रहे दंगल की, तो दंगल अब दिलचस्प होता जा रहा है और दाव पे दाव चले जा रहे हैं और सबसे ताजा और दमदार दाव खेल मंत्रालय का है, जिसने कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया है, यानी कि बड़ी पटकनी दे दी है। कुश्ती संघ का अभी अभी चुनाव हुआ, बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष बने, लेकिन पहला ही फैसला कुश्ती संघ के गले की फांस बन गया। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के गोंडा में खेल आयोजन करने को गंभीरता से लिया है और इस बात को भी गंभीरता से लिया गया है कि नई कमेटी में बृजभूषण शरण सिंह का ही वर्चस्व दिख रहा था। उधर साक्षी मलिक का संन्यास लेने की घोषणा करना और बजरंग पुनिया का पदक लौटाना भी सख्त एक्शन का आधार बना और इस पर कल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत की, मुलाकात की। खबर है कि बृजभूषण को अमित शाह से भी मिलना है, हालांकि बृजभूषण शरण सिंह इस मुलाकात की पुष्टि अभी नहीं कर रहे हैं।
तो मैं पूर्णतः संन्यास ले चुका हूँ खेल की राजनीति से, मतलब कुश्ती की राजनीति से। और क्या करना है, ये नहीं करना है, ये फेडरेशन का काम है, चुनी हुई फेडरेशन का काम है और सरकार के बीच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूर्णतः संन्यास ले चुका हूं, मुझे और काम है। सर, आज खिलाड़ियों के आरोप पर आपकी मुलाकात अमित शाह जी से होने वाली है क्या? अगर होगी तो किस संबंध में? ऐसा कोई समाचार नहीं है मेरे पास। अगर मुलाकात होगी भी तो कुश्ती के बारे में नहीं होगी। क्या आपने कहा कुश्ती संघ से आप संन्यास ले चुके? तो बृजभूषण शरण सिंह जो अभी अभी अपने घर पे पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात आज फिलहाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से नहीं होनी है, लेकिन जब भी उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी तो कुश्ती को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने ये बात भी कही कि वो कुश्ती से पूरी तरह से संन्यास ले चुके हैं और आगे आने वाले समय में अगर कुश्ती फेडरेशन को लेकर किसी भी तरह के कोई भी निर्णय लेने होंगे तो वो नई कुश्ती फेडरेशन जो चुन के आई है वो ही इसको लेकर किसी भी तरह का कोई भी निर्णय आगे आने वाले समय में लेगा। कैमरामैन अमित पदवार के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो कुश्ती में नूरा कुश्ती। खेल मंत्रालय की आपत्तियों पर हमने नए अध्यक्ष संजय सिंह से बातचीत की। संजय सिंह कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की टीम में वो संयुक्त सचिव थे, इससे ज्यादा उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है।